आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। हम जानते हैं कि संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियाँ दी गई हैं। इन्हें संकटकालीन शक्तियाँ कहा जाता है। ये शक्तियाँ संविधान के 3 अनुच्छेदों में हैं, अनुच्छेद 352, 356 और अनुच्छेद 360। तो आइए हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अनुच्छेद 352। मूल संविधान में ये व्यवस्था की गई थी कि यदि राष्ट्रपति को ये अनुभव हो कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति व्यवस्था नष्ट होने का भय है, तो इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर या परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति आपातकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना ये 2 महीने तक लागू रहती थी और संसद से स्वीकृत हो जाने पर सरकार इसे जब तक चाहे लागू रख सकती थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 352 में कुछ संशोधन किए गए और वर्तमान समय में क्या स्थिति है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस प्रकार का आपातकाल अब केवल युद्ध होने पर, बाहरी आक्रमण होने पर, सशस्त्र विद्रोह होने पर या होने की आशंका होने पर ही लगाया जा सकता है। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ हमें ये समझना है कि हमारा जो मूल संविधान था उसमें जो शब्द काम में लिए गए थे वो ये था कि यदि राष्ट्रपति को ये लगे कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण अगर भारत या उसके किसी भाग की शांति व्यवस्था नष्ट होने का भय है तो वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में ये कहा गया कि इस तरह का जो आपातकाल है, अनुच्छेद 352 के तहत जो आपातकाल है वो युद्ध होने पर, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की आशंका होने पर घोषित किया जा सकता है, लेकिन आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। दूसरी बात, आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा करने का परामर्श दे। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह ऐड की गई कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा तभी करेगा जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा करने का परामर्श देगी। घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से स्वीकृति आवश्यक है। इसके पहले अभी मैंने आपको बताया कि जो मूल संविधान था उसमें ये व्यवस्था थी कि संसद की स्वीकृति के बिना भी ये 2 महीने तक लागू रह सकती थी। लेकिन अब ये है इसमें प्रावधान कि घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से स्वीकृति लेना जरूरी है। विशेष बहुमत अर्थात संसद के जो दोनों सदन हैं तो दोनों सदनों का अलग अलग कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, इसे हम कहते हैं विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत से स्वीकृति लेना जरूरी है। पहले ये व्यवस्था थी कि एक बार स्वीकृति मिलने के बाद सरकार इसे जब तक चाहे तब तक लागू रख सकती थी, लेकिन अब ये व्यवस्था है कि संसद से स्वीकृति एक बार आपको मिल गई, 1 महीने के अंदर अंदर स्वीकृति लेनी है और स्वीकृति मिलने के बाद इसे लागू रखने के लिए हर 6 महीने के बाद स्वीकृति लेना आवश्यक होगा। अब देखिए ये घोषणा समाप्त कैसे की जा सकती है। तो लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। यदि लोकसभा के उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्य साधारण बहुमत से इसको समाप्त करने का प्रस्ताव पारित करें तो ये घोषणा समाप्त की जा सकती है। इसके साथ ही आपातकाल पर विचार करने हेतु लोकसभा की बैठक लोकसभा के 1/10
सदस्यों की मांग पर अनिवार्य रूप से बुलाई जाएगी। अर्थात यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य कुल सदस्यों का 10वां भाग भी यदि ये मांग करता है कि आपातकाल पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई जाए, तो इसकी विशेष बैठक बुलाई जाएगी। राष्ट्रपति द्वारा दी गई संकटकालीन घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। देखिए, ये भी एक विशेष प्रावधान आपको ध्यान रखना है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति जो आपातकाल की घोषणा करता है उसको भी न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। एक विशेष बात और कि ये जो अनुच्छेद 352 है, इसके तहत आपातकाल की घोषणा आवश्यक नहीं है कि पूरे देश के लिए एक साथ की जाए। पूरे देश के किसी एक भाग के लिए या कुछ भागों के लिए ये घोषणा की जा सकती है। अब आपातकालीन घोषणा लागू होने पर उसके क्या प्रभाव होते हैं? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई 6 स्वतंत्रताएं स्थगित की जा सकती हैं। हमने पहले चर्चा हम कर चुके हैं कि अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो इस तरह से कुल 6 स्वतंत्रताओं की बात हमने पिछले अध्याय में की थी। तो जब आपातकाल की घोषणा होती है तो ये 6 स्वतंत्रताएं स्थगित की जा सकती हैं। इसके अलावा देखिए, मूल संविधान में ये व्यवस्था थी कि जब संकट काल लागू हो उस समय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, नागरिक उन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। अर्थात यदि सरकार चाहे तो वो मूल अधिकारों को भी स्थगित कर सकती है। लेकिन अब 44वें संविधान संशोधन से ये व्यवस्था कर दी गई है कि आपातकाल में भी जीवन और शारीरिक स्वाधीनता का अधिकार, अनुच्छेद 21 में ये अधिकार दिया हुआ है, अब इसे आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ये आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है बात, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि आपातकाल में भी वो कौन सा अधिकार है जो स्थगित नहीं होता। तो वो अधिकार है अनुच्छेद 21 में दिया गया जीवन एवं शारीरिक स्वाधीनता का अधिकार। तो इस अधिकार को छोड़कर अन्य जो अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए नागरिक न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। और क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए, संकट काल के समय राष्ट्रपति संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। हम जानते हैं कि 3 तरह की सूचियां होती है। संघीय सूची, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती है, और समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन जब अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि राष्ट्रपति संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच आय के वितरण में भी परिवर्तन कर सकता है। केंद्र और राज्य के बीच आय का वितरण, ये वित्तीय आयोग, हमने पढ़ा है वित्तीय आयोग के बारे में, जो ये सिफारिश करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त का बंटवारा किस तरीके से होगा। लेकिन यदि आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो राष्ट्रपति आय के वितरण में भी परिवर्तन कर सकता है। अब हम बात करें व्यवहार में प्रयोग की, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक 3 बार संकट काल की घोषणा की गई है। पहली बार की गई थी 1962 में, जब भारत पर चीन ने आक्रमण किया था, और ये समाप्त किया गया 1975 को। दूसरा है 1971 में, जब भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, और इसे समाप्त किया गया 1977 में। और तीसरी बार 1975 में।
तो 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई, 1962, 1971 और 1975। 1971 और 1975 में जो आपातकाल लगाया गया वो दोनों घोषणा 1977 में समाप्त की गई। अब देखिए, अब हम बात करते हैं 1956 की, जो भारतीय राजनीति में बहुत अधिक विवाद का कारण रहा है। 1956 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 356 ये कहता है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह संकट काल की घोषणा कर सकता है। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण जो राज्यपाल है वो एक तरीके से केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी होता है। तो राज्यपाल को ये दायित्व सौंपा गया है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि हर राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य करे। और देखिए, राज्यपाल जो है ऐसी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकता है। तो यदि राज्यपाल इस तरह की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है या किसी अन्य तरीके से यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इस तरह की परिस्थितियां हो गई है कि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, तो वो संकट काल की घोषणा कर सकता है। यानी कि इन शॉर्ट, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब करता है? जब राष्ट्रपति को ये लगता है कि किसी राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा। यानी कि जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब हम इसके प्रोविजंस देखते हैं, इसमें किस तरह का प्रोसेस है। देखिए, संसद के द्वारा एक बार प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। संसद प्रस्ताव पारित करके 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। इसमें भी एक विशेष बात यह है कि 44वें संविधान संशोधन के पूर्व ये था कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि थी 3 वर्ष, लेकिन अब ये व्यवस्था है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 1 वर्ष होगी, और यदि 1 वर्ष से अधिक समय के लिए इसे जारी रखना है तो ये प्रस्ताव संसद केवल 2 परिस्थितियों में ही पारित कर सकती है। पहली परिस्थिति तो ये है कि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किए जाने के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट काल लागू हो। यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत अगर संकट काल लगा है, तब अनुच्छेद 356 को 1 साल से ज़्यादा अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात, चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है। तो ये 2 कंडीशंस हैं। एक तो ये कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू हो, या दूसरी कंडीशन चुनाव आयोग ये कह दे कि इस समय राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है। अगर ये 2 परिस्थितियां हैं तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम 3 इयर्स तक लागू रखा जा सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में 3 साल के बाद इसे लागू नहीं रखा जा सकता, और विशेष परिस्थितियों में यह अवधि केवल 1 साल है। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं? पहला प्रभाव, राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि राज्य की कानून निर्माण की शक्ति का प्रयोग संसद करेगी।
तो पहली बात, उस राज्य के लिए कानून बनाने का कार्य संसद कर सकती है। दूसरा, राष्ट्रपति राज्यपाल सहित राज्य के किसी भी अधिकारी की शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। तो उस राज्य का जो शासन है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उस राज्य का जो शासन है वो राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में राज्यपाल द्वारा संचालित किया जाता है। तीसरी बात, उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। केवल हाईकोर्ट की शक्ति को छोड़कर राष्ट्रपति अन्य समस्त शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। इसके अलावा जब लोकसभा की बैठक नहीं हो रही हो, उस समय राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि में से व्यय का आदेश दे सकता है। राज्य की जो संचित निधि है, राष्ट्रपति उसमें से व्यय करने का आदेश भी दे सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 के द्वारा जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं उन पर रोक लगाई जा सकती है और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी स्थगित किया जा सकता है। तो एक तरीके से उस राज्य का जो शासन है वो केंद्र सरकार के हाथ में आ जाता है और केंद्र सरकार के पास कानून निर्माण की शक्ति, किसी भी अधिकारी की शक्तियों को अपने हाथ में लेने की शक्ति, फाइनेंशियल पावर्स, तो ये जो सारी शक्तियां हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है उस राज्य के संबंध में। अब हम बात करें कि अब तक कितनी बार इसका प्रयोग हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि 100 से भी अधिक बार इसका प्रयोग किया है। लगभग सभी राज्यों में इसका प्रयोग हुआ है और बहुत अधिक कंट्रोवर्सी भी भारतीय राजनीति में इस आर्टिकल को लेकर रही है। अब लास्ट हम लेते हैं वित्तीय संकट, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 क्या कहता है? देखिए, इसमें यह कहा गया है कि जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। यानी कि वित्तीय संकट की घोषणा तब करता है राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति को ये लगे कि देश के वित्तीय स्थायित्व को खतरा है। ऐसी घोषणा के लिए भी वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए है। जो हमने अनुच्छेद 352 में जो सारे प्रोविजंस पढ़े थे वही आर्टिकल 360 के लिए भी लागू होते हैं। इम्पैक्ट क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। पहली चीज, राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है। तो पहली चीज, राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है। दूसरी बात, संघ तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के वेतन में कमी की जा सकती है। थर्ड पॉइंट है, राज्य सरकारों को इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसके स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएं। राष्ट्रपति यह अनिवार्य कर सकता है कि राज्य के जो वित्त विधेयक हैं वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखे जाएं। नेक्स्ट है, संघ की कार्यकारिणी राज्य की कार्यकारिणी को शासन संबंधी आदेश दे सकती है। तो जो केंद्र की कार्यपालिका है वो राज्य कार्यपालिका को शासन संबंधी आदेश भी दे सकती है। और लास्ट है, राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के बीच धन संबंधी बंटवारे में भी परिवर्तन कर सकता है। तो केंद्र और राज्य के बीच जो आय का वितरण है उसमें भी राष्ट्रपति परिवर्तन कर सकता है। तो अब हम व्यवहार में अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो अभी तक हमारे देश में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है जब अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया गया हो। हमें इसमें बेसिकली जो ध्यान रखना है वो है अनुच्छेद 352 और 356। कई बार आपके एग्जाम में इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि 352 और 360 में क्या डिफरेंस है।
और जो कन्फ्यूज़न मेन होता है स्टूडेंट्स को, वो कई बार इस चीज़ को लेकर हो जाता है कि किस में संसद की परमिशन के बिना आप 1 महीने तक जारी रख सकते हैं या 2 महीने तक, मैक्सिमम कितने टेन्योर तक आप जारी रख सकते हैं। तो आई थिंक जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप इसे ध्यान से याद रखेंगे, और स्पेशली अनुच्छेद 352 और 356 ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन करेंगे, तब तक आप एक बार इसे फिर से रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू।